नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो देखिए, आज की जो 3 बड़ी न्यूज़ हैं, वो द हिंदू की हैं और इसमें पहली है बांग्लादेश से संबंधित है, दूसरी बिहार से संबंधित है और तीसरी जहरीले पानी से संबंधित है। तो हम देखते हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और देखिए, सारी न्यूज़ देखेंगे और न्यूज़ देखने के साथ-साथ हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे। ओके, देखो यहाँ पर पहली न्यूज़ जो है, वो है ग्राउंड वाटर दैट ग्लोज़ येलो ग्रीन। ओके, तो पानी का जो कलर है उसकी बात हो रही है और ये कलर किस लिए हो रहा है वो समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम समझेंगे समस्या क्या है। समस्या समस्या सबसे पहले समझेंगे हम, समस्या क्या है। इसे हम समझेंगे जो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए, हम समझते हैं कि मान लीजिए कि गांव है और गांव के पास कोई केमिकल फैक्ट्री बनी हुई है। ओके, तो केमिकल फैक्ट्री है, इस वजह से क्या हो रहा है, उस गांव में दिक्कत हो रही है, पानी में प्रॉब्लम हो रही है। अब फैक्ट्री से क्या निकल रहा है, फैक्ट्री से जो निकल रहा है वो क्रोमियम निकल रहा है। क्या निकल रहा है? क्रोमियम निकल रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा जो है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं जो पहली बार भी देख रहे हैं ना, उनको भी शायद समझ में आए, इस तरह से मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ शब्दों को। ओके, क्रोमियम निकल रहा है और क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम वाला एक पानी, वो जो है, जो केमिकल है, वो क्या है, वो हजार्डस बेस्ड है ना, बहुत खतरनाक है। और उसको जो है, जो फैक्ट्री है वहां पर, केमिकल फैक्ट्री है, उसने ये क्रोमियम डाला और क्रोमियम बहुत खतरनाक है, वो कहाँ डाल दिया? जमीन में डाल दिया। पता? ओके, उसकी उसकी जो परत है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन बारिश हो जाती है, क्या हुआ? बारिश हुई। अब बारिश से एक चैन बनेगी। सबसे पहले होगी बारिश, रेन हो गई, बारिश हुई। बारिश के बाद क्या होगा? जो बारिश का पानी है, उस जो केमिकल वेस्ट है के अंदर जाएगा, जो केमिकल वेस्ट है ना, उसके अंदर जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? फिर एक चैन और बनेगी, उसके आगे जो केमिकल पानी में घुस जाएगा। अब क्या होगा? जो ये है वेस्ट, जो इस ये जमीन में जा रहा है, अंदर जा रहा है, बारिश हो रही है, इसके अंदर जा रहा है, और जो पानी है वहां पर, जो स्वच्छ पानी था, उसके अंदर क्या बन गया? अब केमिकल बढ़ चुका है। अब क्या होगा? उसके बाद आगे क्या होगा? और वो धीरे धीरे क्या होगा, परतों से नीचे चला जाता रहेगा, परतों से वो लेयर बाय लेयर, जो मिट्टी की परतें हैं, उसके नीचे जाएगा और ग्राउंड वाटर तक पहुंचाएगा। फिर वही ग्राउंड वाटर हैंडपंप या जो आपके बोरवेल हैं से ही क्या होगा? बाहर आएगा। और वो बाहर कहाँ आएगा? हमारे तुम्हारे पानी में, हमारे तुम्हारे खाने में आएगा। ओके, अब क्या है? अब हम समझते हैं, ये समझ में आ गया क्या था ये। अब हम समझ, सारी चीज समझेंगे, उसके बाद देखिए, अब हम समझेंगे क्रोमियम क्या है। ओके, अब हम समझेंगे क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखो, क्रोमियम जो है ना, सीआर बोलते हैं उसको ना, सीआर एक केमिकल एलिमेंट है। क्रोमियम जो है एक केमिकल एलिमेंट है। इसका इस्तेमाल कई इंडस्ट्री एक्टिविटीज में होता है, एक्टिविटीज जो होती हैं, क्रियाकलाप जो होते हैं, उसमें होता है। जैसे आप समझेंगे, जैसे देखिए, मैं बताता हूँ आपको किस किस में होता है ये। इसको हटा देते हैं। देखिए किस किस में होगा। सबसे पहले, जैसे लेदर होता है ना, लेदर, जो लेदर टैनिंग होती है उसमें होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोपेटिंग, हाँ, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल होता है मोड प्रेसरेशन, उसमें इस्तेमाल होता है। और आपका इसमें लकड़ी वाले काम में यूज होता है, वुड में। एक होता है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा, जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसमें होता है। लेकिन क्रोमियम के जो अलग अलग केमिकल फॉर्म्स होते हैं ना, इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हमने देखा, ये किस किस चीज में यूज हो रहा है? लेदर में यूज हो रहा है ना, लेदर के काम में यूज हो रहा है। उसके साथ साथ ही किस में काम, किस चीज में यूज हो रहा है? आपका जो चीजें होती हैं, लकड़ी के काम में हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक चीजें बनती हैं उसमें काम हो रहा है। इस सारे केमिकल फैक्ट्री में काम होता है। तो इन सारी चीजों में हमने देख लिया काम होता है। अब हम देखते हैं इसके जो अलग अलग केमिकल फॉर्म्स हैं वो कौन से हैं। जैसे कि क्रोमियम 5 ये होता है, 6 भी बोलते हैं इसको, या फिर हेक्सालेंट क्रोमियम होता है जिसको CrV1 बोलते हैं इसको, है ना, या 6 बोलते हैं। ये जो केमिकल है ना, अत्यंत टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा जहरीले फॉर्म में होते हैं ये वाले। और यही जो हमारा द हिंदू है, इसने भी ये चीजें छापी हैं। अब द हिंदू ने की खबर ने बताया है कि जो हेक्सालेंट क्रोमियम चमकीला येलो ग्रीन और हाई रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव होता है। इसलिए जो चीजें हैं, ग्राउंड वाटर का रंग जो होता है वो क्या हो रहा है? पीला होता जा रहा है। ठीक, ये चीजें हमने समझी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ये खतरनाक, इतना खतरनाक क्यों हो जाता है। मेन चीज क्या है ना, जो केमिकल है क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमियम पूरी न्यूज का हम क्रोमियम ही इसको रिवीजन करना है, साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्रोमियम खतरनाक क्यों है? देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ। ये खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब हमें चाहे वो वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी, किसी में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है जब इतना ज्यादा न्यूज में है। तो क्रोमियम का नाम जो है सुनकर सिर्फ एक एलिमेंट मत समझिए। क्रोमियम जो होता है वो एक एलिमेंट नहीं होता है। ये जो होता है ना, जो भी बताया मैंने, CR है ना, V1 और
एक्सपोजर एक्सपोजर जो होता है सबसे लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है। अब जो खबर है इसमें, स्थानीय लोगों में क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लीवर लीवर प्रॉब्लम हो जाती है, और अन्य जो हेल्थ इशू होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और उसमें अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, हम इसको यहीं छोड़ते हैं, क्रोमियम क्या है इसका ये हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, पहला देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं अलग। अच्छा, ब्लड सैंपल वाला देखते हैं, ब्लड सैंपल क्या होता है। ब्लड सैंपल वाला मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये खबर का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू मतलब एंगल आ गया है यहाँ पर। लेकिन अगर टॉक्सिक सब्सटेंस लोगों के शरीर में पहुंचने लगे तो इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा, प्लस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो जाएगा, बहुत दिक्कत आ सकती है। इस पे सरकार को जल्दी से जल्दी इस पे क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, 2025 की रिपोर्ट में 3 जिलों में ब्लड सैंपल की जांच हुई थी क्रोमियम लेवल को लेकर, और ये गंभीर रीडिंग सामने आई थी उसमें भी। और 2026 की एक एनजीटी, आपने सुना ना, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी एनजीटी के रिलेटेड एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट की फेज जो 1 था, उसमें फेज 1 के 233 प्राप्त जो रिजल्ट आए थे उसमें 215 सैंपल में क्या निकला था, क्रोमियम, है ना, परमिसिबल लिमिटेड निकला था, मतलब लिमिटेड से ऊपर निकला था, जो लिमिट होती है उससे ऊपर निकला था। उसके बाद जो पानी होता है ना, केवल पानी ही क्रोमियम और शरीर में जाता है ना, ऐसा नहीं है, वो भी नहीं जाता। उसके साथ साथ क्या जाता है, एक्सपोजर जाता है। एक्सपोजर के कई रास्ते हो सकते हैं। उसके साथ जो जो ग्राउंड वाटर होता है उसके साथ, अच्छा देखिए, जो ड्रिंकिंग होता है सीधे हम पीते हैं उसको तो उसमें दिक्कत हो सकती है, कुकिंग करते हैं उसमें भी पानी जाता है ना, फूड चेन होती है उसमें पानी जाता है, जो आपकी फूड चैट जो आप सब्जी वब्जी उगा रहे हो तो उसमें भी वही पानी जाएगा। तो दूषित पानी लंबे समय तक संपर्क में आने से क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा हमारी दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। अब मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे क्लियर चलती है इसमें, तो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये हमने देखा, आज क्या देखा, ग्राउंड वाटर, और ये पानी जो कर कैसा है वो देखा हमने। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें, है ना, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसे देखेंगे हम, सिंपल सिंपल समझेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए ये क्या है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के संदर्भ में हजार्डस वेट्स का अनकंट्रोल्ड लैंड डिस्पोजल विशेष रूप से गंभीर हो सकता है, क्योंकि जो कंटेमिनेंट्स सोइल प्रोफाइल के माध्यम से एक्वाफायर तक पहुंच सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है, किसी क्षेत्र के ग्राउंड वाटर का पीला अथवा येलो ग्रीन दिखाई देने, मतलब जो दिखाई देना अपने आप में क्या है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम क्रोमियम है ना, कंटामिनेशन का निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण है, पहला। दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, ग्राउंड वाटर रिमेडिएशन के साथ कंटेमिनेटेड साइट्स की मैपिंग और सोर्स आइडेंटिफिकेशन पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है या हो सकते हैं। ऑप्शन 4 है, पॉल्यूटेड टेस प्रिंसिपल का तात्पर्य यह है कि पर्यावरणीय क्षति से जुड़े रिमेडिएशन की लागत प्रदूषण करने वाले पक्ष पर डाली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर बताना है केवल 1 और केवल 2 और केवल 3, है ना, या फिर चारों के चारों सही है। तो इसका राइट आंसर है सी। कितने सही है, केवल 3 सही है, 1, 2 और 4, दूसरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर बताना आप पहले ही निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेक्सावेलेंट क्रोमियम Cr मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक विषैला माना जाता है, और इसके कुछ कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट्स कार्सियोजेनिक हैं। क्रोमियम कंटेमिनेशन केवल सरफेस वाटर पोल्यूशन की समस्या है, क्योंकि ग्राउंड वाटर में भारी धातुओं का प्रवेश संभव होता है। नेक्स्ट है तीसरा है हमारा ऑप्शन कि इंडस्ट्रियल वेट की अनुचित लैंड डिस्पोजल ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का स्रोत बन सकता है। तो 1, 2, 3, इसका राइट आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या हो सकता है, अभी हमने देखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, 1 और 3 सही है, बाकी क्या है, गलत है, गलत है। या पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बिहार टर्निंग इनटू कैपिटल ऑफ पेपर लीक्स, तेजस्वी यादव अपोजिशन टू स्टेज स्ट्राइक। तो हम इसको बिहार वाली न्यूज देखते हैं। देखो न्यूज क्या है,
अब हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले ये जो न्यूज़ है वो हमारे कहाँ की है, बिहार राज्य की है। और कि इसका मतलब क्या है, जो ये पेपर है, ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक आरोप बयान है। जो ये बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव आए हैं, उन्होंने बयान दिया है। इन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि जो बिहार है ना, बिहार को अधिक रूप से पेपर लीक कैपिटल घोषित कर दिया गया है आधिकारिक रूप से। ये कह रहे हैं कि बिहार को ना, एक काम करो, पेपर लीक जो कैपिटल है उसको घोषित कर दो कि वही आज से क्या है, बिहार जो है पेपर लीक की राजधानी है। तो ऐसा नहीं है कि आधिकारिक रूप से ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है ना। वो बोल रहे हैं, अपना बयान है इनका, क्या है, राजनीतिक बयान है, वो होना चाहिए ऐसा। देखो, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, विपक्ष को हमेशा अपने मुद्दे उठाने चाहिए, अपने नहीं जनता के मुद्दे उठाने चाहिए और अच्छे से उठाने चाहिए। जैसे कि देखिए, उनका कहना है कि जो राज्य है ना, राज्य में परीक्षाओं में जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताएं बार बार सामने आ रही हैं और इससे जो है परीक्षा व्यवस्था की क्रिएटिविटी पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, देखिए, परीक्षा व्यवस्था की क्रिएटिविटी पर सवाल नहीं उठते हैं, ये उस राज्य की शासन की, प्रशासन की, हर उस व्यक्ति पर सवाल उठते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। और ये बहुत गलत बात है। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके भविष्य के लिए खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कम से कम सरकार को एक चीज तो छोड़ देनी चाहिए कि बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए तो छोड़ देना चाहिए, है ना। ये चीज छोड़ देनी चाहिए, रिश्वत लेना, पेपर लीक करना, ये चीजें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। आप बहुत सारी चीजों पर आप धांधली कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, वो खराब बना रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, वो अच्छी नहीं कर रहे हैं, और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था आप सही नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम एक चीज तो छोड़ दो कि ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपना अपना एग्जाम देख लें। अगर सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है तो इसे परीक्षा में जो स्थापित तथ्य की तरह नहीं लिखना चाहिए। विपक्ष ने सरकार का पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया है ना। यही क्या है, मैच्योर आंसर होता है हमारा मेंस के लिए भी हमारा ये हो सकता है। अच्छा देखिए, जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक कौन सा है, 17वीं, आपने सुना होगा 17वीं जो बीपीएससी है, बीपीएससी है ना, बीपीएससी जो है, विवाद देखते हैं वो क्या है। ये खबर जो है, पप्पू जो यादव है, बिहार से सांसद हैं, शायद पूर्णिया से, पता नहीं कहां से, मुझे ज्यादा नहीं पता, है ना। पप्पू यादव वाले हिस्से से जुड़े महत्वपूर्ण है मुद्दा है ये। बीपीएससी मतलब, बीपीएससी की फुल फॉर्म होती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बिहार राज्य की जो प्रमुख भर्ती संस्था है वो है, जो राज्य सेवाओं के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आयोजित कराती है, सबको पता है। और जो है 17वीं जो बीपीएससी है, वो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने पहले भी कथित क्या करा था, इरेगुलेशन जो रेगुलेटरीज हो रही थी ना, अनियमितताएं के आरोप लगाए थे, बच्चों ने लगाए थे ये। अच्छा, इसमें परीक्षा संचालित जो प्रश्न पत्र हैं, वितरण और अलग अलग केंद्रों पर कथित अनियमितताएं से जुड़े सवाल उठाए थे बच्चों ने, है ना। इसी पृष्ठभूमि पे जो पप्पू यादव जी हैं ने 17वीं जो बीपीएससी है उसमें परीक्षा रद्द करने की बात की और कहा कि दोबारा कराने की मांग का समर्थन किया था पप्पू यादव ने, है ना। और 16 अगस्त 2026 को छात्रों के समर्थन में हंगर स्ट्राइक भी की थी। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर ना अभी ज्यादा मुद्दा नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर ना एक और विवाद है, एक और मामला आया था स्वान में AK-47, है ना। स्वान में AK-47 का जो मामला था वो आया था। देखो ये है ना, AK-47 तो दिख रहा होगा, ये AK-47 राइफल जो थी उसका, वो क्या था, 25 जुलाई 2026 को जो बिहार बंद था, छात्र विरोध के दौरान जो सिवान में एक पुलिस कर्मी ने AK-47 जो 47 था उसका इस्तेमाल कर वीडियो वायरल हो गया था उसका, क्योंकि आजकल सबके पास फोन होता है, तो AK-47 का उसके पास वीडियो वायरल आया। इसके बाद पुलिस कर्मी को तो सस्पेंड कर दिया गया और डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग है वो भी शुरू कर दी गई थी। और ये मामला इसलिए बड़ा बन गया था क्योंकि सवाल उठा कि क्या छात्रों के प्रोटेस्ट को नियंत्रित करने के लिए उनके घातक फायर आर्म का इस्तेमाल उचित था, बहुत गलत था ना। ये सभी बता देंगे कि बच्चों के ऊपर ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बच्चे अपने परीक्षा को लेकर ही अपनी बातों को लेकर अगर उठा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार के लिए भी। सरकार को इस पर जल्दी से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था इसी मुद्दे पर। अब क्या होता है, राजनीति तो होनी है। अब क्या हुआ ना, यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है वो क्या है, जैसे अब बीपीएससी यूपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत में नागरिकों को जो आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19, इसके तहत फ्रीडम मिलती है, जिसमें आर्टिकल 19 का सबक्लोज ए, आर्टिकल 19 का एक का सबक्लोज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी देता है ना, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अब फ्रीडम ऑफ जो आर्टिकल 19 के एक का सबक्लोज बी है वो क्या कहता है, कहता है पीसफुली, शांतिपूर्ण और विदाउट आर्म्स असेंबल हो सकते हैं, मतलब शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के आप इकट्ठा हो सकते हैं, अपनी बात के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। जो स्टेट होता है ना, वो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, मतलब रोक सकता है उनको। जैसे कि अगर मान लो कि हिंसा हो जाए,
कहीं पर हिंसा हो गई, अब हिंसा में क्या हुआ, तब भी रोक लग सकती है कि हिंसा हो गई, नहीं आप रोक सकते हैं। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कुछ सार्वजनिक संपत्ति तोड़ी फोड़ी जा रही है बच्चों के किसी के भी द्वारा, प्रोटेस्टर के द्वारा, तो रोका जा सकता है। दूसरे की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए तब भी रोका जा सकता है ना। तो पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन AK-47 कहां से आ गई। अच्छा, पुलिस एक्शन भी क्या होता है ना, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का क्या है मतलब है। अब है जितना खतरा उसके अनुपात में कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये नहीं है बच्चे बिना हथियारों के अपनी शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के अपनी मांग मनवा रहे हैं तो उनके ऊपर AK-47 लाके और गोलियां चलवा दी, तो ये चीजें हो जाती हैं गलत, बहुत ज्यादा गलत हो जाती हैं। अब देखिए जो 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 प्रोपोर्शनलिटीज है वो क्या होता है ना, उसको समझते हैं। जैसे कि मान लो कि 10 छात्र बैठे हैं, इसको हटा देता हूं, मान लो 10 छात्र हैं बिना हथियार के, 10 छात्र सड़क पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के पास विकल्प है कि बातचीत करेगी, वार्निंग देगी, है ना, और बैरिगेटिंग करेगी और प्रेशराइज करेगी उनको, भाई उनके ऊपर दबाव डालेगी, भाई हट जाओ यहाँ से, है ना, लिमिटेड फोर्स का इस्तेमाल करेगी, ऐसे होता है। ऐसी स्थिति में सीधे क्या होता है, अत्यधिक जो लेथल फोर्स का इस्तेमाल होता है वो नहीं होता है। अब ये सवाल तो पैदा होते ही हैं। ओके, अब हम ये सारी चीजें हो गई, पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर हमने समझ लिया है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बस 3 न्यूज समझेंगे और बहुत सिंपल तरीके से। देखिए क्या है, आगे जैसी न्यूज आएंगी ना उसको भी हम उसके अनुसार करते रहेंगे। जैसे बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी हालिया घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 19(1) का सब क्लोज बी नागरिकों को शांतिपूर्ण और जो निरस्त वो होता है ना, हथियारों के बिना हथियारों में से एकत्रित होने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त सभी फ्रीडम्स पूर्ण और बिना किसी प्रतिबंध के हैं। तो बताना है आपको सही कौन सा। सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा जैसे हितों के आधार पर राज्य संविधान द्वारा, इसको हटाओ, निर्धारित सीमाओं के भीतर इन अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। दूसरा, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार होने के कारण पुलिस किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं कर सकती है। देखिए पहला कौन सा है, इसमें गलत कौन सा था, ये आर्टिकल 19 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त सभी फ्रीडम पूर्ण रूप से बिना किसी प्रतिबंध के हैं, ऐसा नहीं है। तो तीसरा तो दूसरा तो गलत हो जाएगा ना, तो दूसरा जिसमें दूसरा 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 नहीं दूसरा, अब इसमें ना बी और सी हो सकता है ना, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी। दे दिया होगा आपने भी आंसर, मुझे पता है। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अनियमितता का आरोप अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता है कि प्रश्न पत्र का वास्तविक लीकेज हुआ। परीक्षा प्रणाली में बार बार होने वाली अनियमितताएं केवल प्रशासनिक समस्या है, इसका लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों के राज्य संस्थानों पर विश्वास से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तीसरा है, किसी विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करते समय राज्य की कोर्सी पावर का प्रयोग लेगिलिटी लीगलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी जैसे सिद्धांतों के अनुरूप होना। चौथा है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्य की प्रत्येक भर्ती परीक्षा को अपनी स्वतंत्र इच्छा से रद्द कर सकता है। अब बताना है कितने हैं इसमें सही। राइट ऑप्शन बताना है केवल दो, मतलब केवल पहला और तीसरा ही सही है, पहला और तीसरा सही। चलिए अब हम देखते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई न्यूज। ठीक है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश जहां पर तख्ता पलट हो रखा था, शेख हसीना यहाँ से गायब है। देखिए यहाँ पर ना बांग्लादेश सेट्स टर्म्स फॉर इंडियन विजिट बाय पीएम, थोड़ा सा आपको मुद्दा दिखाऊं। ठीक है, मुख्य कौन कौन है इसमें, इंडिया दैट इज भारत, और उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। अब प्रमुख व्यक्ति देखते हैं हम कौन कौन है। अच्छा, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तारिक रहमान। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में तारिक रहमान है, और यहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, शेख हसीना थी। अब स्टेट ऑफ ओस्मान हार्डी 2024 के छात्र आंदोलन से उभरे नेता, जिनकी सॉरी एक नेता है शरीफ, स्टेट बोल दिया मैंने, सॉरी गलती से, क्योंकि बहुत दिन से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ ओमान ऐसा पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो रोज ही आ रहा है ना। तो देखिए शरीफ उस्मान हाडी जो 2024 के छात्र आंदोलन से उभरे नेता, जिनकी दिसंबर 2025 में गोली लगने से क्या हो गई थी, के बाद
जो सिंगापुर में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, उस्मान जी की मृत्यु हो गई थी। अब रणधीर जायसवाल भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री कौन थी और कौन से इनके मंत्री थे जो जिनकी डेथ हुई थी सिंगापुर में, वो जो छात्र नेता भी थे, छात्र नेता के दौरान 2024 में उभरे थे, उनको देख लिया। अब हमारे विदेश मंत्रालय के जो स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, वो कौन है? वो है रणधीर जायसवाल। अब हम समझते हैं मुख्य मुद्दा क्या है। मुख्य मुद्दा इस न्यूज के अनुसार ही हम देखते हैं मुख्य मुद्दा क्या होगा। देखो क्या हुआ, बांग्लादेश चाहता है, जो बांग्लादेश है वो चाहता है कि प्रधानमंत्री जो है तारिक रहमान की भारत यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच एक अनुकूल सकारात्मक वातावरण बन जाए। इसके बदले बांग्लादेश ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, जिसमें पहला जो मुद्दा उठाया है, पहला मुद्दा आपको समझ में आता होगा कौन सा होगा? शेख हसीना का मुद्दा है कि भारत से सहयोग हो उनके मुद्दे पर। दूसरा है जो ओस्मान हाडी की हत्या के संदिग्ध को भारत में वापस भेजने की मांग की गई है ना। उसके बाद तीसरा है भारत बांग्लादेश संबंध में विश्वास बहाली हो। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, जो सबसे पहले पूरी खबर हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि क्या बात है। कि माना कि जैसे मान लो दो पड़ोसी देशों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा है। अब देश का जो प्रधानमंत्री है दूसरे देश में जाना चाहते हैं, दूसरा देश कहता है कि पहले भैया ऐसा करो, पहले माहौल ठीक कर लो, पहले जो हमारे विवाद है वो ठीक कर लो, हाँ पुराने विवाद उनको ठीक कर लो। तो वही हुआ कि जैसे पुराने विवाद क्या है, जैसे कि पीएम की आप विजिट कराना चाह रहे हैं तो डिप्लोमेटिक कंडीशंस हैं वो देख लो, सेंसिटिव इशू है वो खत्म कर लो, निगोशिएशन है वो कर लो, और बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो देख लो। इसके बाद हम आराम से बात कर सकते हैं। अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी चिंता क्या है? देखो, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो भारत यात्रा के लिए हमने जो एक एनवायरनमेंट बनाना है, यानी अनुकूल वातावरण होना चाहिए। यह कोई कानूनी शर्त जरूरी नहीं है कि कानूनी शर्त भी इसके बिना हम नहीं करेंगे, लेकिन हो सकती है। डिप्लोमेटिक जो चीजें होती हैं, यह सबसे सही तरीका है। सबसे सही तरीका तो ये होगा कि पहले बातचीत कर लो, समझ लो एक दूसरे को। यानी भारत बांग्लादेश को संदेश दे रहा है, बांग्लादेश भारत को संदेश दे रहा है, हम संबंध सुधारना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ प्रमुख कंसर्न हैं, कुछ हमारी टेंशन है, कुछ हमारे मुद्दे हैं, है ना, उन्हें एड्रेस कीजिए। हाई लेवल विजिट करना क्या हो सकता है? मुश्किल हो सकता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है शेख हसीना का। हम सबसे बड़ा मुद्दा जो देखना है वो शेख हसीना का देखना है। शेख हसीना कौन है? ये समझते हैं कि शेख हसीना आप सबको पता है कौन है, कि वो क्या थी? पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। 2024 में इनके यहाँ पर छात्र आंदोलन हुआ था, राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी, सत्ता छोड़ी थी उन्होंने, और 5 अगस्त 2024 को भारत आ गई थी वो। इसके बाद बांग्लादेश ने कई बार भारत से उनके प्रत्यारोपण की मांग की है, लेकिन भारत ने अनुरोध जो है प्राप्त करने की पुष्टि की है, लेकिन प्रत्यारोपण पर तुरंत सहमति नहीं दी है। भारत बताता है कि हाँ बांग्लादेश बोल रहा है हमसे, लेकिन हम उसको मना कर देते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे अभी। अच्छा, प्रत्यारोपण क्या होता है ये आप सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा था प्रत्यारोपण। अब समझ लो, जैसे कि कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने देश एक्स से अपराध किया है, ए व्यक्ति है और एक्स से अपराध किया है। ये व्यक्ति है ना, ये देश है, ये व्यक्ति है, ये देश है, और वो भाग गया और इस देश से वो वाई देश में भाग गया। वाई इस देश में अपराध किया, एक्स ए व्यक्ति ने एक्स देश में अपराध किया और वाई देश को भाग गया। ऐसे समझ लेते हैं शेख हसीना ने अपराध किया बांग्लादेश में, बांग्लादेश से वो भारत भाग गई, ऐसा समझ लेते हैं ना। अब इस व्यक्ति को हमें वापस सौंपें, ताकि क्या होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके। ये होता है प्रत्यारोपण, है ना। तो जो बांग्लादेश है वो भारत से मांग रहा है कि शेख हसीना को हमारे पास वापस भेजो। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, प्रत्यारोपण जो संधि है वो है। तो भारत और बांग्लादेश ने 2013 में एक ऐसी संधि की थी, हस्ताक्षर किए थे इस पर। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गंभीर अपराधों के जो आरोपी है ना या दोषी हैं उनका प्रत्यार्पण में सहयोग बढ़ाना था। 2016 में ट्रीटी में अमेंडमेंट हुआ, और ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश ने मांग की और भारत को तुरंत व्यक्ति को सौंपना पड़ेगा, है ना। ट्रीटी में जो था ना कुछ कंडीशन और एक्सेप्शन अपवाद भी थे। उदाहरण के लिए जैसे कि एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट की जांच में अपराध की प्रकृति, कानूनी प्रक्रिया और ट्रीटी में दी गई जो रिफ्यूजल ग्राउंड्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब उसके बाद जैसे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन, हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। और बांग्लादेश ने जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, अब देखो बांग्लादेश का आरोप और दावा है कि हत्या के संदिग्धों में शामिल लोग भाग गए, इसलिए ढाका चाहता है कि भारत जो था ना संदिग्धों को पकड़कर बांग्लादेश को सौंपे, है ना। ये क्या है ना, सस्पेक्टेड किलर्स, पावर किलर्स,
ये दोनों अलग-अलग हैं। अब देखिए, एक तो होता है कि हाँ, पक्का-पक्का इसने मर्डर किया है और इसको हमें सौंप दो। एक होता है भई हम उस पे शक है, तो उसको हमारे देश को सौंप दो। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं। अब हम देखना ये होगा कि आगे क्या होगा, सरकार का क्या वो रहेगा। शेख हसीना वापस जाएँगी, हम देंगे, नहीं देंगे, और जो ओस्मान है हार्डी, उनका जो सस्पेक्टेड किलर है जिन्होंने उनकी हत्या की, उसका हम क्या करेंगे, हमारे पास है या नहीं है। भारत के लिए मामला इतना सेंसिटिव क्यों है? देखो, पहला है जो बायलैटरल रिलेशन है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी है, नॉर्थ ईस्ट जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में, उसके बाद ट्रेड के बारे में, हमारी सिक्योरिटी के बारे में, रिलीजनल जो रिलीजियन मतलब हिंदू मुस्लिम ऐसा जो होता रहता है, उसकी स्टेबिलिटी हो, और नेबर हमारा है वो, तो इसलिए हम थोड़ा सा सोचेंगे कि उससे बात हो जाए। और फॉरेन पॉलिसी का बड़ा चीजें हैं ये सारी चीजें, तो हम देखते हैं आगे क्या होगा और अच्छे से हम समझेंगे इसको। अब देखो, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, पॉइंट में समझ लेते हैं। जैसे एक्स्ट्राडिशन क्या होती है, अपराधी के जो अपराध है उसके अपराधी या दोस्त दूसरे देश में उसको लाना, दोषी को उस देश में लाना जिस देश का है वो। बायलैटरल रिलेशन क्या होते हैं, दोनों देशों के संबंध की बात होता है। और डिप्लोमेटिक नोट क्या होते हैं, सरकारों के बीच जो औपचारिक कूटनीतिक संदेश होते हैं उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक नोट। अच्छा, एक होता है सोवरेन, हाँ, सोवरेन इक्विटी, इक्वलिटी होता है कि सभी देशों की संप्रभुता समान होनी चाहिए। ये सारी चीजें होता है। और नेबर फर्स्ट का मतलब होता है कि पहले हमारा जो पड़ोसी है उसको हम पहले प्राथमिकता देंगे, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो, आज मैंने प्रयास किया है कि न्यूज़पेपर ही शायद ऐसी कर करके मैं इसको न्यूज़पेपर को पढ़ पढ़ के बताऊं आपको, जो जो चीजें हैं न्यूज़पेपर में। जैसे मैं पहले करता था, क्या वैसे ही करूं, क्या इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखूं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स इसके साथ साथ बना दूंगा और उसके साथ हम पढ़ते जाएंगे, बस ये आपके कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला है, जो आपको पहला दिख रहा है, भारत और बांग्लादेश ने 2013 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अपराधियों के प्रत्यार्पण में सहयोग को बढ़ाना था। दूसरा है, किसी बाइलेटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अस्तित्व का अर्थ है कि अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित देश को हर स्थिति में व्यक्ति को तुरंत दूसरे देश को सौंपना अनिवार्य है। तीसरा है, एक्स्ट्राडिशन के मामले में ट्रीटी के प्रावधानों के साथ साथ संबंधित देशों के घरेलू कानून और उपलब्ध रिफ्यूजल ग्राउंड्स भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है, राइट आंसर कौन सा होगा। देखो, ये वाला तो गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक और तीन। चलो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बांग्लादेश ने 2013 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की थी और 2016 में उसमें संशोधन हुआ, लेकिन ट्रीटी का अर्थ ऑटोमेटिक हैंड हैंडओवर नहीं है। ट्रीटी कंडीशंस हैं और जो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस, है ना, अपवाद भी हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलो देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। किसी पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत की सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अधिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, भले ही दोनों देशों के बीच कुछ विवादात्मक राजनीतिक मुद्दे मौजूद हों। तीसरा है, नेबरहुड फर्स्ट नीति का अर्थ है कि भारत अपने पड़ोसी देशों द्वारा उठाई गई प्रत्येक मांग को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। तीसरा, एक्स्ट्राडिशन जैसे कानूनी मुद्दे बायलैटरल डिप्लोमेसी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनका निर्णय केवल राजनीतिक सुविधाओं के आधार पर नहीं बल्कि ट्रीटी ऑब्लिगेशन और लागू कानूनी प्रावधानों के संबंध में भी किया जाता है। तीसरा है, चौथा, भारत बांग्लादेश संबंध केवल बॉर्डर मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, कनेक्टिविटी, ट्रेड और ट्रांस ट्रांसबॉर्डरी रिवर मैनेजमेंट का इन संबंधों में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ये तो है नहीं, ये तो गलत बताया जा रहा है। तो पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है, पहला और तीसरा। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत लाइक करेंगे, उसके बाद कमेंट करके बताएंगे, मुझे आप सुझाव दें मैं इसमें क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, और चीजें बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।